देखिए, इस वक्त प्रदूषण अपने सबसे चरम पर है। पराली को एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। इतने सारी गाड़ियां चलती हैं, व्हीकल्स चलते हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है वो भी प्रदूषण में जिम्मेदार होता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, लेकिन देखिए धुआं हमें दिख तो रहा है, हम उसमें सांस भी ले रहे हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा रहे हैं, कुछ उसी में दफ्तर भी जा रहे हैं, लेकिन ये नुकसान भी आपको उतना ही पहुंचा रहा है। तो ऐसे में कैसे इस धुएं से बचें, उन सिम्टम्स को कैसे पहचानें जो प्रदूषण की वजह से आपके शरीर में आपको बीमारियां पैदा कर सकते हैं, वही हम जानेंगे। और डॉक्टर पृथा नैयर कटारिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, लंग एक्सपर्ट हैं, चेस्ट एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे में हम इनसे जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से लक्षण हैं जो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम सब उसी माहौल से आ रहे हैं, आप भी दफ्तर जाती हैं, हम भी दफ्तर जाते हैं और लोग भी दफ्तर जाते हैं, कुछ मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकल रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है अभी हमारा शरीर स्वस्थ है, क्योंकि मैं भी आपके सामने बैठी हूँ, आप मेरे सामने, और हम सब लोग अभी तो खुद को ऐसे ही महसूस कर रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं। लेकिन क्या वाकई उस हवा की वजह से हमारा शरीर अभी वैसे ही स्वस्थ है जैसे पहले हुआ करता था? क्या नुकसान अभी तक हो चुका है जो हमें पता नहीं चल रहा है? जी, प्रदूषण के बहुत सारे नुकसान हैं। ऐसा है वो नुकसान इमीडिएटली पता नहीं चलता, विद टाइम ग्रेजुअली उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो बीइंग अ लंग डॉक्टर उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, इट इज़ नॉट ओनली लंग्स की दमा या फिर सांस लेने में दिक्कत, सिर्फ वही बीमारी नहीं है। अगर हम शुरू से देखें तो हमारी स्किन में इरिटेशंस होती हैं, वी आर मोर प्रोन टू एलर्जीज, वी आर मोर प्रोन टू सर्टन रिएक्टिव एलर्जीज जो हमें हो सकती हैं। देन आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन, ड्राई आइज़, इट इज़ वेरी कॉमन। एंड देन आगे जाके हार्ट में इश्यूज होते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम होते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। इन फ्यूचर कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ बच्चों में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, एल्जाइमर्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स अगर एक्सपोज होती हैं तो बच्चों में एस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चों को एलर्जिक डिसऑर्डर्स आगे जाके, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आगे जाके इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस भी होने के चांसेस होते हैं। तो आई वुड से कि इट इज़ नॉट ओनली द लंग्स, पर ये इंटायर बॉडी को इन्वॉल्व करता है। इट इज़ अ साइलेंट किलर विच आई कुड नेम इट एज। ठीक है, आपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया कि हर बॉडी पार्ट को लगभग इफेक्ट करता ही है। हाँ जी। लेकिन पता कैसे करें? जैसे कई लोगों को स्किन एलर्जी होती है, तो लोगों को लगता है कि ये किसी और कारणवश हो गई होगी या किसी और वजह से हो गई होगी। कई लोगों को स्कैल्प में भी आजकल खुजली हो रही है, वो बोल रहे हैं शायद इसी की वजह से। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पॉल्यूशन ही एक रीज़न बताते हैं। तो कैसे पता करें कि आपको ये जो सिम्टम्स हुए हैं पॉल्यूशन की वजह से हैं? सी बेसिकली अभी ये पीक सीज़न है, दिस इज़ द पीक सीज़न। सबसे ज़्यादा व्हाट आई वुड से आइज़ में इरिटेशन होना, आइज़ में रेडनेस होना, तो ये एक पहचान है अगर बिल्कुल 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 आज की डेट में ड्राई आइज़ होना, कई बारी बहुत ज़्यादा पानी निकलना, रेडनेस होना, थोड़ा ये सब दिक्कत आना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन जो अभी इफ़ेक्ट आ रहा है, जो ये पीक सीज़न है जी। साथ में डेफिनेटली ड्राई स्किन होना, जब स्किन ड्राई होती है, स्किन में थोड़ी इचिंग होती है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ड्राइनेस इन द स्किन। पोल्यूशन से क्या होता है, हमारी एयर में ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाता है, सो वी आर डीलिंग इन ड्राई एयर। ड्राई एयर से क्या होता है कि जो भी हमारे अंदर लिक्विड है वो बाहर अच्छे से नहीं निकल पाता। जैसे नोज़ की प्रॉब्लम है तो नोज़ ब्लॉक्ड है, पर उसको हम जैसे स्टीम कहते हैं, आप स्टीम दीजिए, उससे बाहर निकलेगी बलगम, लंग्स की बलगम बाहर निकलेगी। वो बलगम बाहर ही नहीं निकल पाती क्योंकि वो स्टीम, ह्यूमिडिटी कम हो गई है। तो एज अ रिज़ल्ट बच्चों में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बच्चों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, एडल्ट्स में, ओल्ड एज पॉपुलेशन में, जो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, जो ज़्यादा ऐसा ग्रुप है जिनको ये सब प्रॉब्लम है, उनमें ये सब इफ़ेक्ट्स ज़्यादा दिखते हैं बिकॉज ह्यूमिडिटी लेवल कम है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सी इवन हार्ट के अंदर क्लॉट्स बनना और ये सब टेंडेंसीज आना, हार्ट अटैक्स आना, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, पोल्यूशन हम बोल तो देते हैं लेकिन है क्या? अभी हमें ऐसा लग रहा है सफ़ेद धुंध की चादर से दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है पूरा घिरा हुआ है क्या ये पोल्यूशन? सी पोल्यूशन में बहुत सारी गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर इंक्लूड होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स कैसे होते हैं? तो PM 2.5 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टिकुलेट मैटर। उसका मतलब होता है कि इसका डायमीटर 2.5 माइक्रोन्स है। 2.5 माइक्रोन्स का मतलब है कि वो लंग्स में दूर तक पेनिट्रेट हो जाता है। लंग एक ट्री की तरह है, सो इट हैज़ ब्रांचेस। सो द मोमेंट द पार्टिकल एंटर्स द ट्री, इट गोज इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एंड फ्रॉम ब्रांचेस वहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स है।
तो ये इतना डीप चला जाता है कि ये ब्लड में एंटर कर जाता है. सो इट इज़ नॉट ओनली इन द लंग्स, इट एंटर्स द ब्लड. ब्लड में आता है, ये आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है. आर्टरीज को ब्लॉक करेगा तो आपको हार्ट अटैक होगा. वही आर्टरीज आपकी ब्रेन में जाएंगी जो ब्लॉक होंगी, आपको आगे जाके लकवा का अटैक आएगा, आपको झटके आएंगे, सीजर्स होंगे, तो यू विल गेट स्ट्रोक ड्यू टू दैट. लंग्स में इसीलिए दैट इज़ पार्टिकुलेट 2.5. हम AQI कैसे देखते हैं? वी मेजर द पार्टिकुलेट 2.5. एट प्रेजेंट टुडे आई वाज रीडिंग द AQI इज 350. तो दिस इज़ व्हाट दैट इज़ द पार्टिकुलेट मैटर. एक होता है पार्टिकुलेट मैटर 10, उसका डायमीटर होता है 10 माइक्रॉन्स. वो सिर्फ हमारा नोज़ और अपर एयरवे तक ही रहता है, वो और डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा. देन वी हैव डिफरेंट गैसेस, जैसे डीजल हो गया, कंबशन फ्यूल हो गया, पावर प्लांट्स हो गए, तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फस ऑक्साइड, देन यू हैव कार्बन मोनोऑक्साइड. देन देयर इज़ अ गैस नोन एज ओजोन. ओजोन नॉर्मली एयर में ऊपर होता है, जब ओजोन एट अ ग्राउंड लेवल हो रहा है, सो दैट इज़ द गैस विच इज़ वेरी हार्मफुल ऑल्सो. तो जब ये सारी गैसेस मिलती हैं और इनका सनलाइट के साथ इफेक्ट बनता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज स्मॉग. सो दैट इज़ हाउ स्मॉग इज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो. मतलब ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आपकी जान भी ले सकता है, क्योंकि दिल्ली NCR में तो अब जैसे ऐसा लगता है ठंड के वक्त जब ठंड शुरू होने वाली होती, दिवाली के आसपास, हम लोगों को आदत सी हो जाती है कि अरे ये सफ़ेद चादर, सफ़ेद स्मॉग क्या ही बिगाड़ पाएगी, लेकिन वो जान ले सकती है. बिल्कुल. एंड जान लेने का मैं आपको एक डेटा भी बताना चाह रही हूँ. एक लैंसेट स्टडी है 2024 की, उसमें बोला है कि प्री मेच्योर डेथ्स इज़ बीन सीन इन 1.5 मिलियन पॉपुलेशन. दैट इज़ 18% ऑफ द टोटल डेथ्स. सो जितनी टोटल डेथ्स हैं उसमें 18% कंट्रीब्यूशन पोल्यूशन का है. यानी पोल्यूशन आपकी जान ले रहा है, जैसा आंकड़ा डॉक्टर ने यहाँ पर गिनाया भी. लेकिन करें क्या? ठीक है, सरकार इसके लिए बहुत सारी कोशिशें कर रही है, उसके बावजूद ये पोल्यूशन होता ही होता है. बहुत सारे कारण हैं, एक दो कारण नहीं जो हम पराली हमेशा गिनाते ही गिनाते हैं. बच्चों को स्कूल जाना ही है, हम सबको ऑफिस जाना ही है, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज़ आई थिंक सोल्यूशन 2 लेवल पे आता है, पब्लिक लेवल पे एंड पर्सनल लेवल पे. अगर मैं पर्सनल, हम अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो हमें एक तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है. वी हैव टू कीप आवर सेल्फ हाइड्रेटेड. जैसे मैंने बोला है कि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ वेरी मच हाइड्रेटेड. वी हैव टू यूज़ N95 मास्क, बिकॉज बाहर निकलते हैं वो सब पोल्यूशन, अगर आपका आउटडोर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो आप N95 यूज़ करें. अगर आप वर्कआउट करते हैं, बाहर रनिंग करते हैं, तो कुछ टाइम 1 मंथ के लिए इंडोर एक्टिविटीज़, गो टू द जिम, घर पे कर लीजिए. तो थोड़ा सा घर पे वो सब एक्टिविटीज़ कर लीजिए, बिकॉज वी गो आउट कि हमें फ्रेश एयर मिलेगी, बट अपेरेंटली दिस इज़ नॉट अ फ्रेश एयर एंड वी आर इनहेलिंग समथिंग विच इज़ टॉक्सिक, विच कैन बी कैंसरस ऑल्सो. So we have to be very careful. So these are the 2 things. Apart from that, हम घर में क्या environment कर सकते हैं? So we can keep a air purifier. So as a guideline say कि जिन पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन पेशेंट्स को एस्थमा है, सांस में दिक्कत है, फाइब्रोसिस है लंग्स की, तो इन सब लोगों को एक एयर प्योरीफायर घर पे रख लेना चाहिए. एयर प्योरीफायर भी बहुत तरीके के आते हैं, बट आई वुड सजेस्ट HEPA फिल्टर इज़ द फिल्टर विच इज़ रिक्वायर्ड. तो वो वाला एयर प्योरीफायर होना चाहिए. अब आपने जैसे पानी की भी बात की कि आप खुद को हाइड्रेटेड रखें, खूब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं. पानी भी कैसा पानी पीना है? गुनगुना पानी पीना है या ठंडे जो नॉर्मल पानी है उससे भी काम चल जाता है? कई लोग आजकल अलग अलग तरीके के डिटॉक्स भी इस दौरान ट्राई करते हैं. कोई नींबू डालता है, कोई कुछ डालता है. तो क्या डिटॉक्स का भी असर होता है? कोई ऐसी ड्रिंक भी है उसके लिए? एज डॉक्टर आप सजेस्ट करेंगे? सी एक्चुअली जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, नॉट इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन बट इन टर्म्स जस्ट नॉर्मली पेशेंट आते हैं कि हमारी बलगम नहीं निकल पा रही. there are many medicines, we give them a lot of medicines. आप स्टीम लो, आप ये वाला नेबुलाइजर लीजिए, आप ये इनहेलर लीजिए, आप ये वाला डिवाइस यूज़ करिए. बट आई एम टेलिंग यू द बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ कि आप गुनगुना पानी पीजिए. जितना आप गुनगुना पानी पिएंगे, आपकी अंदर की बलगम बाहर निकलेगी. सो दैट इज़ अ वेरी क्लियर कट एंड देर आर वेरी अ लॉट ऑफ antioxidants like haldi and ginger. You use it in your, because it's been used and
इट इज़ हेल्पफुल। ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी और बढ़ाते पहले हैं। भी हमारे पुराने बुजुर्ग भी, बूढ़े बुजुर्ग भी इसको यूज करते दैट थे। इज़ व्हाट, और ये हर जना कर सकता है। अच्छा, This is जो not- पानी आपने कहा अभी, जो गुनगुना पानी पीने की बात है, सिर्फ उसी को पीना है जिसको जुकाम बुखार हुआ है, या कोई भी नॉर्मल इंसान भी पी सकता है नहीं, आप जो इस पोल्यूशन से बचना चाहता है? आप बहुत ज़्यादा गुनगुना पानी इन अ नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं पी सकते, बिकॉज इट कॉजेज ड्राइनेस ऑफ माउथ। तो यस, आप एक हैबिट बनाइए कि आपको कुछ टाइम इन अ डे यू कैन हैव सम गुनगुना पानी। आप थोड़ा सा ग्रीन टी जैसी चीज़ें पीजिए जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेंगे। सो दीज थिंग्स आर हेल्पफुल इन अ वे। इसके अलावा, क्योंकि आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट एक्सपर्ट हैं, आप समझती हैं, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स भी, इस दौरान मुझे लगता है ज़्यादा हो जाती होगी उनकी संख्या। जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि ये एक एक्चुअली एक चेंज ऑफ सीज़न है, तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो सुपर इम्पोज्ड हैं। पोल्यूशन है, प्लस इस टाइम पे ना पोलन ग्रेन्स भी थोड़े से फैल रहे होते हैं। जैसे हमारी जो एस्थमा की प्रॉब्लम होती है, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको होली दिवाली में दिक्कत बढ़ती है क्या, बिकॉज दिस इज़ अ क्लासिकल टाइम जब आपकी पोलन्स की और सर्कुलेशन दिक्कत थोड़ी किस चेंज तरीके की होती है। होती है उनको? दिक्कत होती है नाक से पानी छीके आना। अब मैं पर्टिकुलरली अगर एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं तो उनको नाक से पानी छीके बढ़ गई हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, खांसी आ रही है, और एकदम से ऐसी खांसी आ रही है जो रुक नहीं रही है, वो बढ़े जा रही है खांसी। तो उस चीज़ में दे गेट वरीड कि हम क्या करें। चलते हैं तो सांस फूल रहा है, चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, हेवीनेस लग रहा है चेस्ट में, गले में इरिटेशन हो रहा है कि अब गले में बहुत ज़्यादा, जैसे इवन एलर्जिक फेरेंजाइटिस, आजकल ड्राइनेस ऑफ माउथ और गले में खिचखिच होना इज़ वेरी कॉमन जो हम देख रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एयर वी ब्रीथ, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल जो हमारा चल रहा है। एवरीवन इज़ सो बिजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट टाइम फॉर आवरसेल्व्स। And I also wanted to emphasize on one part. I said about air purifiers. जी। पर एयर प्योरीफायर्स के अलावा व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप इंडोर प्लांट्स ज़रूर रखें घर पे। तो देर आर क्लासिकल इंडोर प्लांट्स लाइक स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, बहुत सारे होते हैं। तो दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ वेरी गुड एनवायरनमेंट। वो आपके घर पे बहुत हवा को अच्छा साफ क्लीन रखेगा। environment क्रिएट करेगा। everyone cannot afford a air purifier, it's not recommended कि हर जना रखे भी, but ये ज़रूर रखे। this is what is very important। अभी क्योंकि ठंडियों का सीज़न अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है, गर्मियों में हम एसीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अब ठंडियों में ब्लोअर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जब हम खाना बनाते हैं, एग्जॉस्ट तो चलता है, लेकिन कई बार वो जो खाना बनाने से जो धुआं आता है, क्या वो भी लंग्स को वैसे इफेक्ट करता है जैसे ये पोल्यूशन कर रहा है? आपको मैं एक डेटा बताती हूँ। आप सी, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इंडोर पोल्यूशन। एक तो आउटडोर पोल्यूशन है जो हम देख रहे हैं। इंडोर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड यूएस में स्टडीज़ पहले जो लंग कैंसर होता था, इट यूज टू बी लाइक द कॉमन कॉज वो स्मोकर्स। आज की डेट में वो डेटा शिफ्ट हो गया है इनटू नॉन स्मोकर्स। जी। क्यों? क्योंकि एक तो जो फीमेल्स हैं, जो गांव की फीमेल्स हैं, दे आर डूइंग वर्क, चूल्हे पे काम करते हैं। हम जब किसी से पूछते हैं ना, मेरे से सबसे पहला सवाल होता है आपने चूल्हे पे काम किया हुआ है? तो वो कहते हैं हाँ जी 20 साल किया हुआ है। स्मोकिंग तो मैंने बिल्कुल नहीं करी, पर चूल्हे पे काम किया हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। दूसरा, मॉस्किटो कॉइल्स, इंसेंस स्टिक्स जो अगरबत्ती जलाते हैं, जो धूप अगरबत्ती जो होती हैं, उससे भी नुकसान है? जी, एक मॉस्किटो कॉइल इज़ मोर और लेस इक्वल टू 100 सिगरेट्स। ओह। आज की डेट में वॉट एवर वी आर इनहेलिंग एज अ एयर, वो तो 30-35 जो भी सिगरेट्स, 100 सिगरेट्स, वॉट एवर द डेटा इज, उतने सिगरेट्स के बराबर है। लेकिन एक मॉस्किटो कॉइल काफ़ी सिगरेट्स के बराबर है। और आजकल की जो रिसेंट जनरेशन आ रही है विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स हुक्का, एवरीवन इज गोइंग इन दैट ट्रेंड। जी। तो दैट इज़ ऑल इक्विवेलेंट एंड इट इज़ एज पर इट इज़ वेरी मच हार्मफुल। अभी जो ये प्रदूषण है लंग्स को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, और मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी क्योंकि आपने शुरुआत में कहा था कि इससे और बीमारियां भी हो सकती हैं, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज आपको हो सकता है। लंग्स को ये कैसे इफेक्ट कर रहा है, और क्या इस पोल्यूशन में जो इतना सफ़ेद दिख रहा है, हमें लग रहा है कि नॉर्मल फॉग की तरह है जो ठंडियों में अक्सर होता है, हम कई बार उससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अरे सर्दियाँ अब शुरू हो गई हैं। तो जो गाँव के, शहरों के लोगों को तो तब भी पता होता है, उनको आइडिया नहीं होता। क्या इस पोल्यूशन में वो कैंसर एलिमेंट्स भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल। अब पहली बात तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि इंडोर पोल्यूशन आज की डेट में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर बन गया है। वेस्टर्न स्टडीज़ में तो बन ही गया है, इंडियन स्टडीज़ में भी आ गया है। तो पहले कैंसर जैसे स्मोकिंग ही हम कहते थे इज़ द वन विच इज़ कॉजिंग कैंसर, अब सिर्फ स्मोकिंग कॉज नहीं रहा है।
बिकॉज देर आर सो मेनी एलिमेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं विच इज़ अ कॉज ऑफ कैंसर। जो नॉर्मल हवन हो रहा है, धूप अगरबत्ती लाइट हो रही है, मॉस्किटो कॉइल्स लग रहे हैं, जिस हिसाब से वो चूल्हे पे खाना बन रहा है, दिस ऑल इज़ अ सोर्स ऑफ कैंसर। जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, इन सब में कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं और डेफिनेटली इट इज़ अ रिस्क ऑफ कैंसर। सो ये आगे जाके डेफिनेटली हमें उस चीज़ की स्क्रीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्क्रीनिंग पे भी मैं आऊँगी, वो भी मैं आपसे पूछूंगी कि कैसे पता करें, लेकिन एक बार और बारीकी से मैं पूछना चाहूँगी। हम इस पोल्यूशन में सांस ले रहे हैं, समझिए मैं बाहर खड़ी हूँ, मैंने सांस ली, हवा अंदर ली, कोई मास्क नहीं लगाया, कोई फिल्टर नहीं है, तो कैसे वो हवा अंदर जाके कैसे नुकसान पहुँचा रही किसी भी आम शरीर को? जैसे मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है, मैं बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म से बताती हूँ। एक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर का होता है, तो वो चीज़ जब आपके लंग्स के अंदर पहुँचेगी, वो बहुत इजीली आपके वेसल्स में, ब्लड में सर्कुलेट हो जाती है। अब जैसे ही ब्लड में चली गई तो वो पूरी बॉडी में पहुँच गई ना। हाँ, एक एक अंग अंग में आपके वो पहुँच चुकी है, घुल चुकी है, पूरे शरीर में घुल चुकी है। थोड़ा थोड़ा तो हम सहेंगे उसको, हम यूज्ड टू हैं, हम उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, पर जिन लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो उसमें तो उसने 10 गुना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। हमें उसने आगे जाके ऐसी कंडीशन में डाल दिया कि हमें इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमें अपने सेफ्टी मेजर्स तो रखने ही रखने हैं जी। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो साइंस बुक में हमेशा जब लंग का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है तो गुलाबी रंग के लंग्स दिखते हैं। आपने जब आप लोग भी फाड़ते होंगे चेस्ट वगैरह को ऑपरेशन के दौरान, आपने देखा होगा ब्लैक और ब्राउन लंग्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर। ये है क्या और कैसे होता है? क्या इस प्रदूषण की वजह से भी हम सबकी लंग्स कैसे होंगे इस टाइम? क्या शेप और क्या उनका कलर होगा और क्या ये दर्शाते हैं, इनका मतलब भी क्या है? नॉर्मल कलर लंग्स का आपको रेड दिखता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने ऐसे बहुत केस किए हैं, इनफैक्ट हमने एक स्टडी की थी, सारे स्टूडेंट्स भी थे साथ में हमारे, तो उसके अंदर एक इंस्टीट्यूशन में वी डिड अ स्टडी। हमने बायोप्सीज ली थी लिम्फ नोड्स की, तो उसमें से हमें लगा या तो टीबी होगा या उनको लिम्फ नोड ऐसी गांठें होती हैं बेसिकली कई लंग्स में जो नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं, अगर कोई इन्फेक्शन हो या कुछ हो तो वो बढ़ जाती हैं। तो हमने उनसे सैंपल्स लिए थे, सैंपल्स लिए, हमने सोचा कि उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन निकलेगा या फिर कुछ कैंसर होगा, पर कुछ नहीं, उसमें काला काला मटेरियल निकलता था। सो दैट इज़ नोन एज एंथ्राकोसिस। वो किस में होता है? जैसे जो कोल वर्कर्स जो होते हैं, जो उसमें काम कर, कोल माइनर्स होते हैं, इवन जिन्होंने चूल्हे पे काम किया हुआ है, अंगीठी में, पहाड़ों के लोगों में, और आज की डेट में नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है जो पोल्यूशन। मतलब दिस आई हैव सीन इट बाय माई सेल्फ, ये मैंने खुद देखा हुआ है एंड वी हैव रिपोर्टेड इट ऑल्सो। तो इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड आई हैव सीन कि हम ब्रोंकोस्कोपीज करते हैं, अंदर से दूरबीन डाल के अंदर से लंग्स को देखते हैं तो उसमें काला काला जमा होता है काफ़ी लोगों में। कई लोग तो स्मोकर्स होते हैं, कई नॉन स्मोकर्स में भी जमा होता है, तो क्रॉनिकली उनको ये प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज़ द एयर विच वी आर इनहेलिंग द, और जिस हिसाब का हमारा लाइफस्टाइल है सुपर इम्पोज्ड ऑन दैट जी, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे मिलके उसका फिर प्रभाव हमें दिखता है बाद में। लेकिन तो ये जो काला हिस्सा है लंग्स से, क्या ये हमेशा अंदर ही रह जाएगा, लंग्स में ही रह जाएगा, या उसको कभी ख़त्म भी किया जा सकता है कुछ तरीकों से? उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। मतलब आपके लंग्स इन्फेक्ट हो चुके हैं तो फिर वो दोबारा ठीक नहीं हो सकते? तो बेसिकली वो इन्फेक्शन नहीं है, बट ये है कि वो आपके लंग्स को उसने कुछ एरिया को ख़राब कर दिया है। अब हम कहते हैं स्मोकिंग का जो डैमेज है वो परमानेंट है, वो रिवर्सिबल नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा। जो डैमेज है परमानेंट है, हम उसका इलाज करते हैं कि वो बढ़े ना। और वो उतना हिस्सा आप हमेशा इन्फेक्टेड ही तो आपका प्रभावित रहेगा। तो ये इस पोल्यूशन की वजह से भी अभी भी हम सबके शरीर में ऐसा ही हो रहा होगा? डेफिनेटली। जैसे आप कैसे पता करती हैं कि जो पेशेंट आपके पास आया है उसको पोल्यूशन की वजह से दिक्कत है? और मैं सिम्टम्स भी जानना चाहूँगी, और फिर क्या स्क्रीनिंग आप उनको बताती हैं कि क्या टेस्ट के थ्रू उनको पास करना होगा ताकि पता कर सकें कि पोल्यूशन का ही असर है? अगर कोई नॉर्मल है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको एज सच कोई मेजर सिम्टम्स इतने आएंगे नहीं। आपको माइनर सिम्टम्स आएंगे, जैसे मैंने बोला आईज में इरिटेशन होना, गले में खराश होना, जिसका सेंसिटिव मतलब आई मीन जिसका सेंसिटिव फेरिंग्स है, सेंसिटिव थ्रोट है, तो उनको थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स जनरली आते हैं जिन लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम है,
जिनको ऑलरेडी थोड़ी सी जैसे एज ज़्यादा है या कोई बीमारी या पहले बीमारी से है या फिर बच्चे हैं, तो उनमें सिम्टम्स थोड़ा जल्दी आते हैं। हमारे में तो ग्रेजुअली विद टाइम, हम कहते हैं ना किसी चीज़ की लत लग जाए तो वो एकदम से तो इफेक्ट नहीं करती जी। वो विद टाइम ही करेगी। तो इट इज़ अ ग्रेजुअल एक्सपोजर, प्लस हमारी बॉडी भी उस चीज़ की यूज टू हो गई है, तो वी हैव लर्न टू लिव लाइक दिस एंड वी आर लिविंग लाइक दिस। अगर किसी के मन में डाउट है, आपके पास आते भी होंगे कई सारे पेशेंट्स ऐसे, नहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लंग्स में कोई दिक्कत है, डॉक्टर आप टेस्ट करवा दीजिए, तो स्क्रीनिंग किस किस तरीके की आप उस टाइम रेकमेंड करती हैं? स्टार्टिंग में कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, अगर मेरे पास जनरली कोई पेशेंट आता है, सांस की प्रॉब्लम है, मेरे को सांस लेने में दिक्कत है, अब बढ़ गई है, थी पहले से भी, मेरे को नाक से पानी छीके वगैरह पहले से आता था, अब दिक्कत थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो जनरली उन केसेस में हमें एलर्जिक डिसऑर्डर्स रूल आउट करने चाहिए। बिकॉज अभी की जो एयर है, हम उन्हें कहते हैं आपको अभी की एयर इज़ लाइक अ इरिटेंट, वो उस चीज़ को इरिटेट कर रही है, जो ऑलरेडी सूजा हुआ है अंदर से, उस चीज़ पे अगर हम ऐसी चीज़ डालेंगे वो इरिटेट कर रही है, तो सिम्टम्स उनको इस वजह से आ रहे हैं, तो उसको हमें स्क्रीन करना है। तो हम जनरली एलर्जी टेस्ट कुछ देखेंगे क्या कराना है, हम एक बेसिक चेस्ट एक्सरे कराएंगे उनका, एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, दैट इज़ टू सी द लंग कैपेसिटी कि आपकी लंग कैपेसिटी कैसी है, एक बॉर्डर लाइन ईसीजी कराएंगे टू सी द कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका हार्ट ठीक है कि नहीं है। तो वी हैव टू लुक ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स और फिर हम देखेंगे, उसे असेस करेंगे कि हमें आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है। इस पॉडकास्ट को करने से पहले मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल पूछे थे, आप क्या पूछना चाहते हैं, डॉक्टर आई हुई हैं, तो मुझे लगता है दर्शकों के भी सवाल होंगे। कई लोगों को इस दौरान जुकाम है, बहुत ज़्यादा बलगम निकल रहा है, तो सवाल ये था कि कुछ लोगों के जो सफ़ेद बलगम निकल रहा है, कुछ को पीला आ रहा है, कुछ को उसमें हल्का कालापन आ रहा है, ये किस चीज़ का साइन है? सबके अलग अलग बलगम जो आ रहे हैं। ऐसा है कि नाक से बलगम या खांसी के साथ बलगम आना, और अगर कलर, जैसे अगर कंसिस्टेंसी आपकी बलगम की ज़्यादा होती है, अगर बिल्कुल हल्का हल्का आ रहा है तो उसमें इतना वरीसम होने की ज़रूरत नहीं है, इतना घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर पीला आ रहा है, काला आ रहा है, तो डेफिनेटली कोई इन्फेक्शन है जिसको हमें रूल आउट कर लेना चाहिए। तो उसके लिए चेस्ट एक्सरे, उस चीज़ का एक्सरे कराना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ का इन्फेक्शन है। मे बी इफ़ नीडेड हमें एक एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़े तो वो भी हो सकता है हमें देना पड़े, उसका अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी जांच करानी ज़रूरी है। आजकल फंगस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो नॉर्मली रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स हैं उनमें फंगस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जनरली कभी फंगस होता है तो उसमें भी काले रंग की बलगम आती है, अगर तो वो स्मोकर्स के अंदर भी कई बार आती है। तो वी हैव टू जस्ट रूल आउट कि कौन सा पेशेंट है, उसको ऐसी बलगम क्यों आ रही है। कई बार एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, एलर्जीज़ होती हैं, तो उसमें भी वाइट येलो कलर की बलगम आ सकती है। तो हमें सारे सिम्टम्स देखने पड़ेंगे, फीवर है कि नहीं है, वो बलगम किस लिए है, वेदर एंटीबायोटिक इज़ रिक्वायर्ड, कोई एंटी फंगल फंगस तो नहीं है वो रिक्वायर्ड है कि नहीं। अभी आपको पता है एक रीसेंट सर्ज आया था H3N2 वायरसेस, H3N2, तो ये नॉर्मल स्वाइन फ्लू का वायरस है जो बार बार म्यूटेट होता रहता है। सोर थ्रोट के साथ शुरू होती है प्रॉब्लम, फिर आगे जाके सांस फूलता है, वो सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर देन वी स्क्रीन, हम एक फ्लू पैनल कराते हैं, देन वी रूल आउट कि हाँ वायरस है, उसकी मेडिसिन है, विद इन फर्स्ट 48 आवर्स अगर हम ले लेते हैं, पहले 2 दिन में ले लेते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी आ जाता है, बाद में वरना अपने आप धीरे धीरे ठीक होता है। अच्छा, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन के दौरान, क्योंकि आना जाना तो सबको बाहर करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो ज़िंदगी एकदम रुक ही जाएगी। एज डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगी, कैसे हम खुद की डेली रूटीन में क्या क्या वो चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिससे लंग्स भी बचें, हार्ट अटैक भी ना हो इस पोल्यूशन की वजह से, और तमाम बीमारियों से भी बच सकें, स्किन केयर से लेकर जो आपको पता है। मैं चाहूँगी एक बार आप बताइए कैसा डेली रूटीन रखें। डेली रूटीन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, आपको अपने अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ज़रूर लेने हैं इन द फॉर्म ऑफ जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे लोग कहते हैं गार्लिक, इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक, अदरक, गिलोय. So these things sometimes they help and boost your immunity rather than you go into a lot of supplements. It's better कि आप home वाली चीज़ें भी लें at the same time. When it is required, you have to go to that side. Then air purifiers only in selected people जिनको already problem है, young I mean older age group people है, या फिर बच्चे हैं घर पे जिनको सांस की प्रॉब्लम है तो ले, वरना आप इंडोर प्लांट्स लगाएं। और फिर
that is the main thing we can work about, and good high balanced diet which we need to take, overall schedule, sleep cycle. यानी कि Sleep कुल मिलाकर cycle हर plays चीज़ a पर very ध्यान देना बहुत important ज़रूरी है, role. और अगर बूढ़े बुजुर्ग बीमार बुजुर्ग घर में हैं, तो उनका और ज़्यादा केयर देना ज़रूरी है। बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए डॉक्टर पृथा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मुझे लगता है ऑडियंस के भी बहुत सारे सवाल इससे जुड़े थे कि आखिर पोल्यूशन में खुद का ध्यान कैसे रखें, तो इन्हीं तमाम तरीकों से आपको खुद का ध्यान रखना है। तो इस पॉडकास्ट को खुद को तो देखें ही, और शेयर भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि लोग खुद को पोल्यूशन से बचा सकें।